प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अरस्तु और प्लेटो के बीच की तुलना के विषय में। जैसा फॉस्टर ये कहता है कि अरस्तु प्लेटो से एक आधारभूत भिन्नता रखता है, जबकि सेबाइन ये कहता है कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। लेकिन क्योंकि अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है पुस्तक, उस पुस्तक पर प्लेटो की लॉज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसका संभवतः कारण ये है, जैसा सेबाइन बताता है, कि लॉज कि अरस्तु जब प्लेटो की एकेडमी में अध्ययन के लिए गया, तब वहाँ पर उसने प्लेटो जो है वो लॉज की रचना कर रहा था या लॉज लिख रहा था। जैसा कि मैंने प्लेटो पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि प्लेटो ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में लॉज की रचना की। रिपब्लिक पुस्तक अगर हम देखें तो रिपब्लिक वह अपने जीवन के आरंभिक चरणों में या 50 वर्ष से पूर्व लिखता है, और वह रिपब्लिक लिखते हुए बहुत आदर्शवादी है। उसने अपने आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया है और उसको लेकर न्याय की अवधारणा या शिक्षा की अवधारणा या साम्यवाद की अवधारणा जो प्लेटो ने रिपब्लिक में दी है, तो वह बड़ी काल्पनिक है, वह बड़ी आदर्शवादी है, प्रत्ययवादी अवधारणा है। लेकिन जब हम अरस्तु को पढ़ते हैं तो अरस्तु जो है वो ज़्यादा यथार्थवादी है। और प्लेटो में भी हमने ये देखा कि प्लेटो जब डायनोसियस, सिसिली के राजा डायनोसियस को रिपब्लिक की शिक्षाएं देने का प्रयास करता है और वो जब असफल होता है तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में लॉज लिखता है और वह कानून युक्त शासन की बात लॉज में करता है। तो अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य रहा है, उसको अगर हम अध्ययन करें तो उस पर रिपब्लिक का कोई प्रभाव नहीं है, प्लेटो की रिपब्लिक का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि अरस्तु लॉज से ज़्यादा प्रभावित दिखता है। और प्लेटो के उत्तरार्ध, जीवन के उत्तरार्ध की ये जो रचना है लॉज, उसका प्रभाव जरूर हमें अरस्तु पर दिखता है। और जहाँ हम अरस्तु और प्लेटो की भिन्नताओं की बात करते हैं तो अरस्तु की ज़्यादातर जो प्लेटो से असहमतियाँ हैं, वो असहमतियाँ रिपब्लिक में उसके वर्णित विचारों से ज़्यादा है। इसीलिए फॉस्टर ये कहता है कि आधारभूत रूप से अरस्तु प्लेटो से भिन्नता रखता है, जबकि सेबाइन ये कहता है कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। अरस्तु प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित मानव प्रकृति, न्याय, शिक्षा और वर्ग संबंधी धारणाओं से आधारभूत रूप में सहमत है, लेकिन आदर्श राज्य, नैतिकता, साम्यवाद और क्रांति संबंधी विचारों से वह सहमत नहीं है। अरस्तु ने प्लेटो की निंदा भी की है, अपने गुरु की निंदा भी की है और प्रशंसा भी की है। निंदा का मतलब उसके विचारों की, मूल विचारों की उसने आलोचना की है। प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित जो मूलगामी सुधार हैं, जहाँ पर वो साम्यवाद की बात करता है, जहाँ वो शिक्षा से उत्पादक वर्ग को वंचित करने की बात करता है, एक चरम नैतिकता की बात प्लेटो करता है, उन मूलगामी सुधारों का अरस्तु विरोधी है। अरस्तु बेसिकली जो परंपराएं और संस्थाएं चली आ रही हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहता, जैसा प्लेटो करता है। प्लेटो परिवार की संस्था को ख़त्म करने की बात करता है, विवाह की संस्था को समाप्त करने की बात करता है, निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने की बात करता है। अरस्तु अनुदारवादी है, वह इतना मूलगामी परिवर्तनवादी नहीं है जो प्लेटो में हमें दिखता है। वह परंपराओं और संस्थाओं को बनाए रखने की बात करता है। उन्होंने राज्य पर निजी जीवन और गुणों को भेंट चढ़ाने के लिए प्लेटो के जो प्रयास थे उनका विरोध किया है। अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद के विचार का भी विरोध किया। वह प्लेटो के द्वारा संरक्षक वर्ग को सन्यासी बनाए दिए जाने का यह कहकर विरोध करता है कि यदि संरक्षक खुश नहीं है तो राज्य के दूसरे अंग कैसे खुश होंगे। हमने आप स्मरण करें कि प्लेटो के जो वीडियो हमने डाले थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया उसमें वह परिवार और निजी संपत्ति
इन दोनों से संरक्षक वर्ग को दूर कर देता है और उसको पूर्णतः एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करने के लिए छोड़ देता है। अरस्तु इसका विरोधी है। अरस्तु ये कहता है कि यदि संपत्ति नहीं है और परिवार नहीं है तो व्यक्ति खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि संरक्षक वर्ग ही खुश नहीं है तो फिर राज्य के दूसरे अंग कैसे खुश रह सकते हैं। अरस्तु प्लेटो की रिपब्लिक में उत्पादक वर्ग की स्थिति पर भी चिंता जाहिर करता है। वह लिखता है कि प्लेटो इस प्रश्न पर प्रकाश नहीं डालता कि राजनीतिक व्यवस्था में किसानों की स्थिति, उनकी शिक्षा और कानून का चरित्र क्या होगा, उत्पादक वर्ग की स्थिति क्या होगी, उनकी शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि वह प्लेटो उनको शिक्षा से वंचित कर देता है, उनके कानून का चरित्र क्या होगा। इस बात का उत्तर नहीं मिलता, और ये प्रश्न बड़े महत्व का है कि यदि संरक्षकों को सामूहिक जीवन बना रहेगा तो किसानों का वर्ग कैसे जीवित रहेगा। अरस्तु प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचार की भी आलोचना करते हैं, और वह ये मानते हैं कि इससे न केवल साधारण नागरिकों में बल्कि बुद्धिजीवियों और सैनिकों में भी असंतोष फैल जाएगा। अगर दार्शनिक राजा होगा तो इससे साधारण नागरिकों में असंतोष फैलेगा, बुद्धिजीवियों में असंतोष फैलेगा, सैनिकों में असंतोष फैलेगा। इससे कुलीनों में भी शासन की इच्छा पैदा होगी और ईर्ष्या पैदा होगी। दूसरी बात यह कि शासक को विश्व की जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ विचारों की जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी अरस्तु का ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान पर है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। इस यूनिवर्स की प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल वैचारिक या आइडियल नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है। अरस्तु के मत में एक दार्शनिक राजा की शासन से बेहतर जन भागीदारी वाला संवैधानिक शासन ज़्यादा बेहतर है। यानी वह प्लेटो की इस बात का विरोधी है कि एक दार्शनिक राजा जिसको आपने सर्व विवेक संपन्न मान लिया है और उसके हाथ में सारी सत्ता सौंप देने की बात जो प्लेटो करता है, अरस्तु उसकी बजाय जन भागीदारी से निर्मित संविधान वाला जो संवैधानिक शासन है उसको ज़्यादा बेहतर मानता है। वह कहता है कि स्थायी सरकार वह हो सकती है जो संपत्ति के अधिकार और व्यक्तिगत आज़ादी को महत्व दे। यानी व्यक्ति देखिए तब क्रांति नहीं करेंगे जब उनको आज़ादी प्राप्त हो, व्यक्तिगत आज़ादी मिले, और साथ ही साथ उनको अपनी मेहनत से संपत्ति संचित करने का अधिकार हो। अगर ये है तो सरकार स्थायी बनी रहेगी। एथिक्स में अरस्तु ने बुद्धिमानों के विचारों के समान व सर्वसम्मति के विचार को स्वीकार किया है। हालांकि एथिक्स में वह उनके विचारों का सम्मान करता है, उनके सर्वसम्मति के विचार को स्वीकार करता है, लेकिन वह ये चाहता है कि शासन जो है वो संवैधानिक शासन हो, संविधान के आधार पर हो। और कौन सा संविधान? वह संविधान जो जन भागीदारी के द्वारा निर्मित होता। प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का भी अरस्तु ने विरोध किया। आदर्श राज्य की फांसीवादी एकता का विरोध करते हुए अरस्तु विविधता वाले सामाजिक जीवन का समर्थन करता है। मैंने प्लेटो पढ़ाते समय भी ये समझाया था आपको कि अब प्लेटो पहला फांसीवादी विचारक है, और फांसीवाद वो विचारधारा है जो विविधता को समाप्त करती है और विविधता के स्थान पर एक रूपता की पक्ष लेती है। एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कृति, एक राजा, एक झंडा, ये जो सारे नारे हैं ये फांसीवादी नारे हैं। प्लेटो में यह फांसीवाद हमें नजर आता है। वह विविधता को स्वीकार नहीं करता, वह व्यक्तिक जीवन में भी विविधता को स्वीकार नहीं करता, जबकि अरस्तु उसके उलट विविधता वाले सामाजिक जीवन का समर्थन करता है। अरस्तु के लिए राज्य की एकता से महत्वपूर्ण परिवार की एकता है। अरस्तु ने प्लेटो के परिवार साम्यवाद के विचार का भी विरोध किया। प्लेटो ने परिवार साम्यवाद में ये आलोचना करते हुए कहा कि उसके साम्यवाद में संतानें किसी का दायित्व नहीं रहती। ये हमने देखा उसके साम्यवाद के सिद्धांत में, क्योंकि अस्थायी वैवाहिक संबंध होंगे और जो संतानें पैदा होगी प्लेटो के साम्यवाद में वह किसी की संतानें नहीं होगी, उनका पालन पोषण का दायित्व राज्य पर होगा। तो वह अरस्तु इसकी आलोचना करता है कि संतानें अगर किसी का दायित्व नहीं रहती, क्योंकि जो सबका दायित्व होता है फिर वो किसी का भी दायित्व नहीं होता, ऐसे में संतानों का जो पालन पोषण और उनमें जो संस्कार निर्मित करने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी।
इससे व्यक्तिगत प्रेम और लगाव समाप्त हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार प्लेटोवादी तरीके से किसी का पुत्र होने के बजाय उसका छोटा भाई होना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि प्लेटोवादी तरीके से आप अगर किसी के पुत्र हैं तो मोह तो होगा नहीं, संस्कार मिलेंगे नहीं, क्योंकि वह सबका पुत्र होगा। तो वो कहता है उस किसी का पुत्र होने से अच्छा है छोटा भाई होना। अरस्तु परिवार को नैसर्गिक संस्था मानता है और उसकी समाप्ति को व्यक्ति व समाज के लिए हानिकारक मानता है। परिवार, राज्य व समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए व्यक्ति को अरस्तु प्रशिक्षित करता है। अरस्तु इस रूप में नागरिक समाज के विचार के जन्मदाता थे, जिसकी जड़ परिवार में है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो की लॉज में रिपब्लिक से ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल पत्नी साम्यवाद और संपत्ति साम्यवाद को छोड़कर। संवैधानिक शासन पर लॉज में भी विस्तार से उल्लेख नहीं है। इन असमानताओं के उपरांत या इन भिन्नताओं के उपरांत भी अरस्तु राज्य की स्वाभाविकता, यानी राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में मानने की बात हो, राज्य की आवश्यकता की बात हो, उसके विकास की बात हो, मिश्रित संविधानों की अवधारणा की बात हो, या संविधानों के वर्गीकरण की बात हो, या उत्तम जीवन का विचार, गुड लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, या सामूहिक जीवन के विचार, इन सब के विचारों को वह कहीं ना कहीं प्लेटो से लेता है। प्लेटो और अरस्तु में इन विचारों को लेकर के बहुत सी समानताएं दिखती है और इस रूप में अरस्तु प्लेटो का ऋणी है। थैंक यू।